नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषकों की बड़ी भूमिका है। इसलिए उसको धरती माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। बकरियों में इस मौसम में अक्सर पीपीआर रोग होने का खतरा बना रहता है, जिसकी चपेट में आने पर इनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में किसान बकरियों को पीपीआर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार। किसान भाइयों, आज हम जो हमारे मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हुए जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनके यहाँ बकरी पालन का भी व्यवसाय मुख्य रूप से करते हैं। तो हम बकरी पालन में मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पीपीआर रोग होती है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी में भेड़ बकरियों के मेमने ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनके बचने की संभावना बहुत कम रहती है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बता दें कि इस बीमारी को हमारे किसान भाई कहीं कहीं गांव देहात में बकरी के प्लेग के नाम से भी जानते हैं। और इस बीमारी में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बिहार और झारखंड में किसान बंधु जो भी बकरी रखे हुए हैं, साल में 70 से 80% बकरी इस बीमारी से ग्रसित होती है और मर जाती है। तो किसान बंधु, सबसे पहले तो हम बता दें कि ये बीमारी अगर होती है तो कैसे हम जानेंगे कि ये बीमारी हुई है। तो ये बीमारी होती है तो हम इसको पहचानने के लिए देखते हैं कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा ठंड और बरसात के समय होती है। ये बीमारी जब होती है तो हमारी बकरी क्या होती है कि सुस्त हो जाती है और उसके मुंह और जीभ के अंदर छाला पड़ जाते हैं और छोटे छोटे दाने होते हैं और दाने पक पक कर धीरे धीरे फटना शुरू हो जाते हैं। बकरी क्या करती है कि आँख से धीरे धीरे पानी गिराती है और बकरी को निमोनिया तरह का हो जाता है, जिससे बकरी को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। बकरी का बाल जो है धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और बकरी सर झुकाकर अकेलापन में खड़े रहती है। यदि पशुपालक भाइयों आप इनका समय रहते इलाज करवा लेते हैं तो इनको मरने से बचाया जा सकता है। और एक कहावत भी है कि उपचार से रोकथाम भला। किसान बंधु, हम आपको बता दें कि ये तो बीमारी के इसके लक्षण हो गए, लेकिन सबसे पहले ये बीमारी हो ही नहीं हमारी बकरी को, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा है कि गंदा पानी बकरी को कभी भी पीने के लिए नहीं देना चाहिए और प्रदूषित भोजन यानी कि जो सड़ा गला घास है उसको हमें नहीं देना चाहिए और गंदगी को हमेशा बकरी से दूर रखना चाहिए। यदि कोई बकरी इस बीमारी से ग्रसित है तो स्वस्थ बकरी को तुरंत हमें अलग रखना चाहिए। और यदि बकरी सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, नाक से पानी गिर रहा है, तो उस स्थिति में हमें पानी को गर्म करके और उसमें 1 से 2 बूंद तक हमें क्या करना है कि टिंचर बेंजोआइन डाल देना है और बकरी को पानी के ठीक ऊपर मुंह को रखना है, जिससे कि उससे जो भाप निकले वो बकरी के नाक में और मुंह में हल्का चला जाए। इससे क्या होता है कि बकरी के सीने और नाक में जो भी कफ जमा हुआ रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है और दिन भर में 3 से 4 बार करते हैं 3 दिन तो बकरी क्या होती है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। यदि किसी कारणवश हमारी बकरी को ये बीमारी हो गई तो हमें नज़दीक के पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए या सलाह लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो टीकाकरण करवाना चाहिए। जब भी हमारी बकरी या बकरी की बच्चा 41 दिन से ज़्यादा उम्र की हो गई तो इसे हमें नज़दीकी पशु चिकित्सक से या चिकित्सालय में जाकर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर और टीकाकरण करवा लें। ये टीकाकरण 1 ml चमड़ा में पड़ता है और पूरे 1 साल तक इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई रहती है। 300 से 500 mg का इनोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आता है, उसे हमें प्रतिदिन 3 दिन या 6 दिन तक पूरे दिन में 1 बार हमको देना है। टीकाकरण करवाने से सबसे पहले हमें 15 दिन पहले कीड़े की दवा यानी कि जिसको हम लोग डिवॉर्मिंग बोलते हैं उसे करवा देना चाहिए। हमारे किसान बंधु अगर इस तरह से बताई हुई बातों का अनुकरण करेंगे और ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में आपके बकरी की मृत्यु दर तो कम ही हो ही जाएगी और धीरे धीरे आप इस व्यवसाय से आगे बढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ भी कमा सकते हैं।
पपीते की बागवानी से किसानों को अच्छी आमदनी मिल जाती है, लेकिन समय समय पर पपीते के बागों में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, जिस उत्पादन में भारी कमी आती है। और इसलिए अगर आपने भी पपीते की बागवानी कर रखी है तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ अनिल सिंह। किसान भाइयों, पपीते की खेती आपके लिए अत्यंत लाभप्रद खेती है और पपीते की खेती उसके रख रखाव के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। साथियों, इस समय जो आपकी फसल उसमें फल लगे होंगे और फल पकने की भी तैयारी में बहुत से किसान भाइयों के होंगे, जिन लोगों ने पहले से लगा रखे हैं उसमें फूल फल लग चुके होंगे। तो मेरा अनुरोध यह है कि आप अपने फल की तुड़ाई करने के उपरांत अपने खेत में जो पौधे हैं उनकी हल्की निराई गुड़ाई कर दें। इस मौसम में थोड़ा सा कभी कभी मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो यह भी ध्यान रखें कि अपने खेत में नमी हल्की बनाए रखें। आवश्यकता हो तो मल्चिंग का भी प्रयोग करें, तो इससे आपके जो है सिंचाई का अंतराल भी बढ़ेगा, नमी भी बनी रहेगी और उस पर पाले का भी कोई असर होने की संभावना नहीं रहेगी और आपकी फलत भी अच्छी होगी। और प्रति पौधा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो आपको दी जानी है उसकी पूर्ति आपको करना है। 50 ग्राम नाइट्रोजन की मात्रा और 30 ग्राम तक फास्फोरस की मात्रा और 50 ग्राम पोटास की मात्रा तत्व के रूप में इसको आप प्रति पौधा आपको देना है। किसान भाइयों, इन तत्वों की पूर्ति के लिए आप यूरिया की 100 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट की 200 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश की 80 ग्राम मात्रा को प्रति पौधे की दर से 2-2 माह के अंतर से प्रयोग करते रहें। इसके अलावा आप सड़े हुए गोबर की खाद 10 किलोग्राम का भी प्रति पौधे की दर से प्रयोग करें, जिससे आपके पौधों की बढ़वार सही ढंग से होगी। जिन किसान भाइयों के खेत में किसी कटुआ कीट या नीमाटोड्स इन सब चीज़ों का असर होता है, नीम खली का भी प्रयोग अगर इसके साथ वो कर लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सामान्यतः 2 साल तक पपीते में बहुत अच्छी फलत होती है, तीसरे में फलत डाउन हो जाती है, उसके बाद जो है नए पौधे का रोपण किया जाता है। किसान भाइयों, जो पपीते की खेती में जो सबसे मूल समस्या है वो यह है कि इसमें मोज़ेक का रोग अधिकतर हमारे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और मोज़ेक के कारण हमारी फील्ड जो है ख़राब हो रही है और यही कारण है कि हमारे किसान भाइयों के क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से यह अनुरोध आपसे ज़रूर करना है कि अपने इस फसल को आप कीड़े मकोड़ों से अवश्य बचाएं, क्योंकि मोज़ेक का जो दूसरे जो पेड़ प्रभावित हैं वहाँ से कीड़े मकोड़ों के द्वारा अन्य फसल पे जो आपकी स्वस्थ फसल है उस पर फैलाया जाता है। किसान भाइयों, मोज़ेक रोग सफेद मक्खी कीट के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। तो आप किस तरह से करें इस कीट की रोकथाम, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप यह ध्यान दें कि कीटनाशक का प्रयोग इसमें समय समय पर करते रहें और कीटनाशक का जो प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें नीम आयल का प्रयोग अवश्य करें। तो नीम आयल का प्रयोग करने से एक तो आपके कीटनाशक का प्रयोग करने का अंतराल भी बढ़ेगा, दूसरे केवल नीम आयल का भी प्रयोग अगर आप करते रहेंगे, अगर 1500 ppm का नीम आयल है तो 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करते रहेंगे तो कीट इससे दूर रहेंगे। जब ये दूर रहेंगे तो मोज़ेक से प्रभावित पौधों से यहाँ पर आकर के आपके पौधे को नुकसान भी नहीं पहुँचा पाएंगे और मोज़ेक से भी आपकी फसल दूर रहेगी। यदि आपके किसी भी वृक्ष में अगर मोज़ेक लग गया है तो वहाँ पर यह ध्यान अवश्य दें कि उसको आप काट दें, उस फल को पूरी तरह से पौधे को उसमें जड़ से निकाल दें और उसको कहीं खुदाई करके गाड़ दें अथवा जला दें। उसको खुदाई करके ज़मीन के नीचे दाब दें ताकि उससे जो है कीड़ों के और भी आगे उसको फैलाने की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा आप इस कीट का रासायनिक विधि से नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे।
तो इस तरह से आप अपने फसल को स्वस्थ रख सकते हैं, मोज़ेक को बढ़ने से रोक सकते हैं और आप अच्छी फलत ले सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से अनुरोध कर रहा है कि अगर आपके वृक्ष में जो आपका पपीते का वृक्ष है उसमें अगर अभी फल छोटे लगे हैं, बाद देर से लगे हैं और उसमें फलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बीज क्योंकि घनापन कहीं बहुत ज़्यादा रहने पर उनकी बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ पर आप थोड़े बीज में से कुछ फलों को हटा दें जो कमज़ोर फल हैं, तो जो बाकी जगह मिलेगी उसमें आपकी फल की साइज़ अच्छी हो जाएगी और उसमें फलत भी अच्छी आएगी। तो किसान भाई इस प्रकार से जो है अपने इसकी वो कर सकते हैं, बढ़िया तरह से इसकी खेती कर सकते हैं, अच्छा लाभ ले सकते हैं। मशरूम की खेती बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है और यह न केवल आहार की पूर्ति करता है बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं, जिसे साबित कर दिखाए हैं जिला सीकर गांव नानी के प्रगतिशील किसान मोटाराम शर्मा ने। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन तकनीक के बारे में खुद उन्हीं से। ये मशरूम में ऑयस्टर मशरूम है और इसमें गुणवत्ता का आधार पर देखा जाए तो बटन से अच्छी होती है। इसका उगाने का तरीका एकदम सब मशरूमों से सरल है, इसको कोई भी किसान आराम से उगा सकता है। और वैसे तो ये मशरूम जैसे डायबिटीज़ वाले हैं, के हार्ट वाले हैं, बीपी वाले हैं, जिनका पाचन तंत्र खराब है, उनके लिए तो सब में ये अच्छी कारगर है। कि मार्केटिंग की मशरूम की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को इसका स्वाद आना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि हर किसान को मशरूम उगानी चाहिए, अपनी आय बढ़ानी चाहिए। ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढिगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्पादन करके किसान कम लागत में अधिक आय कमा सकते हैं। इसे उगाने के लिए उचित तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्में हैं प्लूरोड्स फ्लोरिडा, प्लूरोड्स सूजर काजू, प्लूरोड्स फ्लैबलेट्स। इसे किसान आसानी से उगा सकते हैं। तो कई प्रजातियां हैं इसमें जो आम किसान आराम से कर सकता है। मकानों की आवश्यकता होती है उसमें, वो तो आप जैसा किसान चाहता है वैसे मकान में हो जाती है, कच्चे मकान में हो जाती है, पक्के में हो जाती है। जैसे गेहूं की तूड़ी है, बाजरे की है, मकाई की है, उन सब में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग 100 लीटर पानी लेते हैं, उसके अंदर 125 ml फार्मोलिन लेते हैं और 7.5 ग्राम बावास्टिन लेते हैं और 15 किलो तूड़ी को इसमें भिगो के रख देते हैं। भिगी हुई तूड़ी का वजन ट्रिपल हो जाता है। जैसे 50 किलो बेते हैं तो उसका वजन 150 किलो के लगभग हो जाता है। तो गीले भूसे के हिसाब से 2% के हिसाब से इसमें स्पान मिलाया जाता है, क्योंकि मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। मैं बरसाती पानी इकट्ठा करता हूँ, मानी वो स्टोरेज, बरसात का पानी स्टोरेज करके ही मैं उनसे मशरूम कर लेता हूँ। किसान परिपक्व मशरूम की सही पहचान करके तैयार मशरूम की तुड़ाई करें और ध्यान रखें कि मशरूम बीज से टूटे नहीं। तोड़े गए मशरूम को उचित स्थान पर रखकर ग्राइंडिंग करके बाजार में बेचें, जिससे अधिक मूल्य मिलेगा। एक बैग के अंदर इसमें ये बैग है, ये करीबन 18 इंच बाई 1 फुट की बैग है, तो इसके अंदर 3-4 किलो मशरूम आ जाती है। तो इसमें लागत कॉस्ट आती है 14-15 रुपये पर केजी लागत आती है। अगर 150 रुपये में ये अगर बिक रही है तो किसान को उससे बढ़िया और क्या चाहिए। बढ़िया बात यह है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई फसल नहीं है जो 20 दिन में तैयार हो जाती है। ये मशरूम ही एक ऐसी है जो हम आज अगर बिजाई करते हैं तो 20 दिन बाद में हमें इसका जो बेनिफिट मिलना है, फसल चालू हो जाती है। 2 महीने तक इसका कार्यकाल होता है। वैसे तो क्या है कि इसकी गिल्ली हमारे यहाँ 150 रुपये किलो में हम सेल करते हैं। हमारी पर डे की ऑयस्टर की 50 किलो की सेल है और इसकी ड्राई भी बिकती है। तो ड्राई में हमें क्या है कि ताज़ा के थोड़े अच्छे दाम में थे। ड्राई में तो क्या है 500 रुपये किलो भी बिक जाती है, 600 भी बिक जाती है, 700 भी बिक जाती है। वो किसान की क्वालिटी पर निर्भर करती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें क्या है कि वैसे कोई लागत कॉस्ट नहीं आती है। फार्मर्स, अगर मैं जैसे जिस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे के अंदर 1.5-2 लाख रुपये सालाना आराम से कमा सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर, जिला बांका के कृषक सुखदेव सहाय ने। यह भिंडी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव सहाय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, भिंडी एक ऐसी फसल है जो हमारा गर्मी में भी होती है, बरसात में भी होती है और बहुत ही उत्तर भारत की बहुत ही पॉपुलर ये सब्जी है। तो अभी जो है इसकी जो उन्नत किस्में हैं हमारी काशी हरित करके और काशी नंदिनी अर्का ग्रुप की किस्में हैं जो हमारे HR बंगलोर से निकली हुई हैं। हरभजन वगैरह है, ये किस्में हैं जो किसान भाइयों को जिनका आसानी से बीज मिल सकता है उनको अभी से ही बीज की व्यवस्था करना चाहिए। हमारे बिहार में जो है कई जो भारत सरकार का राष्ट्रीय बीज निगम है वहाँ से लेना चाहिए और विश्वविद्यालय जो 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी वो अप्रोच कर लें, अगर मिल जाता है तो उन किस्मों को लगाएं। अमूमन वही किस्म राष्ट्रीय बीज निगम यहाँ बेचता है जो बिहार के लिए हमारी उपयुक्त हैं। तो उस हिसाब से चयन करें और लगभग 18 से 20 kg बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए लगता है। गर्मी की फसल है तो बीज को 24 घंटे भिगोने के बाद उसको छाया में सुखा लें और फिर उसमें बीज का उपचार कर लें। उसमें आपको जीरम है, थीरम है, कैप्टॉफ है या बेबिस्टीन है, ये करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर 1 kg बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले भूमि चयन एवं इसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। पहली जुताई हैरों तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें तथा इसके खाद एवं उर्वरकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गोबर की खाद 10 से 15 टन जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद यूरिया 200 किलोग्राम, DAP 150 किलोग्राम एवं पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गोबर की खाद जितनी होगी उसमें पौधे में उतना न्यूट्रिएंट की कमी नहीं लक्षित होगी। तो ये करने के बाद फिर क्यारी में बांट लीजिए। अमूमन क्यारी की जो साइज रखते हैं वो जमीन अगर आपकी समतल है तो बड़ी भी साइज आप रख सकते हैं। लगाने की दूरी जो गर्मी में रखते हैं वो 2 कतार से कतार करीब 30 से 45 सेंटीमीटर। ये दूरी थोड़ा डिफर करती है मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ऊपर। और आपस में 2 पौधों के बीच की जो दूरी एक कतार में होगी उसको भी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी बुआई करते हैं और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए बोते वक्त। और बोने के बाद जब पौधा जम आता है तब उसकी हल्की सिंचाई करना चाहिए। और बाद में देखा जाता है कि इसमें अगर आपको मोज़ेक एक बीमारी आती है, दूसरा फलों में कीड़े लगते हैं, उनको पॉट बोरर कहते हैं या सूट बोरर कहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए शुरुआती दौर पे आपको जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स है उसमें रोगर है, मेटासिस्टॉक्स है, इवन मोनोसिल वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। भिंडी एक ऐसी फसल है कि जो हर दूसरे दिन लोग दूसरे तीसरे तोड़ते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शाम के वक्त फल तोड़ते हैं उसके बाद ही उसमें इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो अमूमन एक क्रिया की जाती है जो भिंडी की खेती के लिए हमारे बिहार के लिए अगर किसान भाई इसको फॉलो करेंगे तो उनको अच्छी उपज मिलेगी और उनका पैसा भी अच्छा मिल सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मंजराते समय आम के बागों की देखरेख और प्रबंधन, अच्छी क्वालिटी की उपज के लिए कैसे करें आलू की खुदाई। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।